गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इस सेशन में हम गुटनिरपेक्षता की बात करेंगे, लेकिन गुटनिरपेक्षता के अंतिम प्रश्न की बात करेंगे। गुटनिरपेक्षता का इवैल्यूएशन कैसे किया जाए, इसका मूल्यांकन कैसे किया जाए। मूल्यांकन में जैसा कि आप जानते हैं कि कार्यों का मूल्यांकन करते समय हम उसके पक्ष और विपक्ष को देखते हैं, उसकी सफलताओं और असफलताओं को देखते हैं और इस निष्कर्ष पर पहुंचने की कोशिश करते हैं कि जिस उद्देश्य के लिए जो चीज़ें बनाई गई थी उस उद्देश्य को प्राप्त करने में वो कितना सफल और कितना विफल हुआ है। गुटनिरपेक्ष आंदोलन के साथ भी यही बात है। सबसे पहले आकलन करने की कोशिश करें कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने 1961 से लेकर के आज तक कौन सी सफलताएं अर्जित की हैं, एक एक करके उसे हम देखने की कोशिश करेंगे। सफलताओं पर यदि दृष्टिपात करें तो हमें दिखता है कि अंतर्राष्ट्रीय सहयोग को बढ़ावा देने में जो है वह गुटनिरपेक्ष आंदोलन की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। आप जानते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन की बैठक जब 1961 में बेलग्रेड में हुई थी तब केवल 25 राष्ट्रों ने उसमें भाग लिया था। आज उसकी सदस्य संख्या 120 है। ये इस बात का साक्षी है, इस बात का प्रमाण है कि लोगों ने अपने विश्वास व्यक्त किए हैं। लोगों ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सिद्धांतों में अपने विश्वास व्यक्त किए हैं और निश्चित रूप से जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन का जो सिद्धांत है कि सहअस्तित्व, आपसी सहयोग की भावना हो, एक उपनिवेशवाद का विरोध हो, रंगभेद की नीति का विरोध हो, एक दूसरे के राष्ट्र की स्वतंत्रता और अखंडता का सम्मान करें, अनाक्रमण हो, इस तरह की जो, और सबसे महत्वपूर्ण चीज़ कि जितने भी समस्याएं हैं उन समस्याओं का आपसी सहमति, आपसी सहयोग से उसका निपटारा किया जाए और साथ ही साथ अंतर्राष्ट्रीय समस्याओं का हल, जिस समस्याओं से सभी जूझ रहे हैं, खास करके तृतीय विश्व के नवोदित राष्ट्र सामाजिक आर्थिक विकास की समस्या है, उन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन समस्याओं का समाधान सामूहिक रूप से आपसी सहयोग से निकालने का काम करें। इस दिशा में निश्चित रूप से गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और महत्वपूर्ण योगदान दिया है। पहली सफलता के रूप में हम कह सकते हैं। दूसरी चीज, शीत युद्ध को वास्तविक युद्ध में परिवर्तित होने से रोका। हम ये बात को जानते हैं कि प्रथम विश्व युद्ध और द्वितीय विश्व युद्ध के बीच बहुत लंबा अरसा नहीं था, मात्र 20 वर्षों में ये युद्ध हो गया और प्रथम विश्व युद्ध को रोकने के लिए जो संस्थाएं बनी, वो संस्थाएं प्रथम विश्व युद्ध बाद जो अगले विश्व युद्ध को रोकने के लिए, द्वितीय विश्व युद्ध को रोकने के लिए जो संस्था बनी वो विफल हो गई। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात भी संगठन बना और संगठन में सबसे पहला नाम यूएन का है। जिस यूएन बना उसको हम क्रेडिट देते हैं कि उन्होंने तृतीय विश्व युद्ध होने नहीं दिया, लेकिन यूएन से के बराबर समानांतर दूसरे संगठन जिसे हम गुटनिरपेक्ष आंदोलन कहते हैं, जिसकी सदस्य संख्या आज के दिनों में 120 है, इन लोगों के प्रयास ने भी तृतीय विश्व युद्ध को न होने में अपनी भूमिका निभाई है। और कैसे निभाई है? सबसे पहले यदि ये सारे देश जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्य हैं, ये यदि दोनों साइड में, किसी भी साइड में या दोनों में बंट करके यदि जुड़ जाते तो शीत युद्ध का तनाव वो चरम सीमा पे होता और निश्चित ही तृतीय विश्व युद्ध को रोका जाना संभव नहीं होता। लेकिन इन राष्ट्रों ने सद्बुद्धि का परिचय दिया, इन्होंने तर्क का परिचय दिया, इन्होंने जागरूकता का परिचय दिया, इन्होंने परिपक्वता का परिचय दिया और इसका परिचय देते हुए इन्होंने ये समझा कि यदि वो किसी भी ग्रुप को ज्वाइन करते हैं, किसी भी ब्लॉक को ज्वाइन करते हैं, किसी भी गुट को ज्वाइन करते हैं तो इससे तनाव बढ़ेगा और तनाव बढ़ेगा तो निश्चित रूप से युद्ध की आशंका भी बढ़ेगी। इसलिए पहला काम तो यह है कि उन्होंने न ज्वाइन करके उन्होंने तनाव को कम किया, पहली बात। और दूसरी बात, अपने सक्रिय प्रयासों से लगातार इन्होंने प्रयास किया कि जो समस्याएं उभर करके आ रही हैं, खास करके जो शीत युद्ध को तीव्र करने में सहायक हो रही हैं, उन समस्याओं का समाधान वो ढूंढा जाए और सक्रिय रूप से उसमें उन्होंने योगदान किया। लोगों को के साथ मिल करके विभिन्न मंचों से आवाज़ उठा करके समझौते करके
घोषणाएं करके जो उन समस्याओं के समाधान को ढूंढने का प्रयास किया। तो शीत युद्ध को वास्तविक युद्ध में परिवर्तित होने से रोकने में भी कूटनिरपेक्ष आंदोलन की अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका रही है। तीसरी चीज है अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को टालने में महत्वपूर्ण भूमिका। हम सभी जानते हैं कि जैसे अंतर्राष्ट्रीय जो जो समस्याएं उत्पन्न हुई, जैसा कि 1945 में विश्व युद्ध समाप्त होने के बाद पहली समस्या जर्मनी में उभर करके सामने आई। जर्मनी जो है शीत युद्ध का केंद्र बन गया। दोनों तरफ से महाशक्तियां जो है वो जर्मनी के प्रश्नों को लेकर के आमने सामने हो गई। उस समय भी तृतीय विश्व के देशों ने उससे अलग जो है इस प्रकार के एटीट्यूड की निंदा की और उसके समाधान में अपना सहयोग दिया। उसके बाद तुरंत वहाँ से निकल करके शीत युद्ध जो है वो कोरिया युद्ध में दिखाई देने लगा। 1950 से 53 के बीच जो है कोरिया युद्ध चला और ऐसा लगा कि हर क्षण लगा कि कहीं न कहीं जो है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर महाशक्तियों के बीच टकराव होने की संभावना है। लेकिन ये नवोदित राष्ट्र ही थे जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र के संघ के माध्यम से जो है यह लगातार कोशिश की कि जो है इसको रोका जाए और इस पर एक संतुलित जो है विचार बनाया जाए। और इसके प्रयासों से ही जो है ये कोरिया विवाद जो है वो अंतर्राष्ट्रीय युद्ध में परिवर्तित नहीं हो सका और जो है धीरे धीरे समस्या समाप्त हो। स्वेज नहर का प्रश्न जब आया था तब भी इन देशों ने जो है सक्रिय भूमिका निभाई। इंडो चाइना में जो समस्या थी उसमें भी, वियतनाम वार के बीच भी, इस तरह से बहुत सारे ऐसे संघर्ष हुए जिसके समाधान या जिसको टालने में गुटनिरपेक्ष आंदोलन की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण रही है। और इसलिए ये कहा जा सकता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों को टालने में, और या यूँ कहें दूसरे शब्दों में कि अंतर्राष्ट्रीय जो संघर्ष के केंद्र थे उसको व्यापक या विश्व युद्ध में परिणत होने में रोकने में काफ़ी जो है सफल रही। तीसरी बात ये थी। चौथी बात, निशस्त्रीकरण को प्रोत्साहन करने में भूमिका निभाई। सबसे महत्वपूर्ण भूमिका हमें दिखती है, जो रिजल्ट है वह है PTBT, पार्शियल टेस्ट बैन ट्रीटी में हमें दिखाई देता है कि वार्ताओं से यह उन्होंने निकाला, ये बातचीत से, चर्चा परिचर्चा से यह स्थापित किया कि न्यूक्लियर या आणविक हथियार का परीक्षण जो है खुले वातावरण में या पानी में या हवा में या ज़मीन पर नहीं होना चाहिए। 1963 में ही जो है इस पर सहमति बनी और इनके प्रयासों से ही यह हुआ कि 1963 में इस पर अधिकांश राष्ट्रों ने जो है इस पर हस्ताक्षर किए और निशस्त्रीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। इसके आगे भी कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी या NPT में भी इनकी भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण थी। न्यूक्लियर अप्रसार संधि या कम्प्रिहेंसिव टेस्ट बैन ट्रीटी के संदर्भ में भी इन्होंने अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यहाँ भी उन्हें अच्छी खासी सफलता मिली। पूर्ण सफलता तो नहीं कही जा सकती, परंतु सफलताएं यहाँ भी मिली। अगली चीज़ हम देखते हैं कि संयुक्त राष्ट्र संघ की सक्रियता में वृद्धि, ये बहुत महत्वपूर्ण है। संयुक्त राष्ट्र संघ को जब दोनों महाशक्तियों के तनाव के कारण या उसके झगड़े के कारण पैरालाइज्ड हो गई थी, उसे लकवा मार गया था, वो कुछ भी करने की स्थिति में नहीं थी, तब जो है उसे सक्रियता प्रदान किया नवोदित राष्ट्रों ने। नए राज्य जो लगातार उभर करके आए और वो लगातार जो है उसके सदस्य ग्रहण करते रहे और उनका आकार बढ़ता रहा तो सक्रियता बढ़ती रही और सक्रियता बढ़ती रही। इससे कारण जो है संयुक्त राष्ट्र संघ जो है वो अप्रासंगिक होने से बच गया। इसमें नवोदित राष्ट्रों के और खास करके वो राष्ट्र जो गुटनिरपेक्ष आंदोलन में शामिल थे, उनकी सक्रियता ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कि संयुक्त राष्ट्र संघ अपने उद्देश्यों को कुछ हद तक प्राप्त करने में सफल रहा। अन्यथा इसका हाल भी जो है लीग ऑफ नेशन की तरह होने की संभावना बन गई थी। खास करके जब दोनों महाशक्तियों का कहीं इन्वॉल्वमेंट होता तो UN कोई भी निर्णय लेने की स्थिति में नहीं होता। लेकिन फिर भी उसके बावजूद ये नए राष्ट्र जो उभर करके अंतर्राष्ट्रीय मंच पर आए, उन्होंने एक मंच के माध्यम से संयुक्त राष्ट्र को जीवित रखने की कोशिश की। लगातार जो है
जो कंटेंशस प्रश्न थे, यदि उस पर सहमति नहीं बन रही है तो दूसरे प्रश्नों को जो है सहयोग का माध्यम बनाया। और खास करके जो है सामाजिक, आर्थिक और जो है पर्यावरण के क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, खाद्यान्न के क्षेत्र में, शांति निर्माण के क्षेत्र में जो है ये गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच के लोगों ने अंतर्राष्ट्रीय जो है संयुक्त राष्ट्र संघ को सक्रिय बनाए रखा। एक और क्षेत्र है जहाँ कुछ जो है सफलताएं वहाँ दिखती हैं, नई अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक व्यवस्था की मांग। जैसा कि हम जानते हैं कि 1974 में यूनाइटेड नेशंस के तत्वाधान में नवीन अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था के निर्माण पर एक सम्मेलन आयोजित किया गया। तब से जो है इस दिशा में जो है संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से वार्ता चली, उत्तर दक्षिण वार्ता के नाम से जानते हैं, जिसमें एक ऐसे नए अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक संरचना की बात चली जिसमें नवोदित राष्ट्र को जो है विकास के मार्ग पर तेजी से अग्रसर करने या उन्हें उचित वातावरण के निर्माण के लिए जो आवश्यक सामग्री है उसको उपलब्ध कराने की बात थी। परंतु संयुक्त राष्ट्र संघ की क्रिया जो है वो इसमें बहुत महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिली, लेकिन गुटनिरपेक्ष आंदोलन के सदस्यों ने इसे जीवित रखा। न केवल संयुक्त राष्ट्र संघ के माध्यम से उत्तर दक्षिण वार्ता में अपनी सक्रिय भूमिका निभाई, वहाँ विफल होते देख उन्होंने अपने मंच के माध्यम से दक्षिण दक्षिण सहयोग को की शुरुआत की और दक्षिण दक्षिण सहयोग के माध्यम से जो है नवोदित राष्ट्रों के आंतरिक समस्याओं को सुलझाने के लिए, उसके समाधान ढूंढने के लिए एक सामूहिक प्रयास की आवश्यकता पर बल दिया। और इस तरह से जो है इस दिशा में लगातार जो है कार्य चल रहा है, जहाँ दक्षिण दक्षिण देशों के सहयोग से अपनी समस्याओं को सुलझाया जा रहा है। एक और उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद का लगातार विरोध किया। द्वितीय विश्व युद्ध के पहले भी जो एशिया अफ्रीका के देश थे वो अपने स्वतंत्रता संग्राम की लड़ाई लड़ रहे थे, साम्राज्यवाद का विरोध कर रहे थे, उपनिवेशवाद का विरोध कर रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद जब ये शक्तियाँ कमज़ोर हो गई तो धीरे धीरे जो है अफ्रीका और एशिया के राज्य आज़ाद होने लगे। आज़ादी की इस प्रवृत्ति को और तेज करने के लिए और जितने भी बचे हुए राष्ट्र हैं जहां अभी पराधीन है और वहां स्वतंत्रता आंदोलन चल रहे हैं, उन आंदोलनों का समर्थन करने के लिए जो है गुटनिरपेक्ष आंदोलन ने लगातार प्रयास किए। महत्वपूर्ण खास करके जो है न्यास परिषद के अंतर्गत संयुक्त राष्ट्र संघ के तत्वाधान में जिन क्षेत्रों को जो है आंतरिक रूप से विकसित करने का दायित्व सौंपा गया था, उन सभी पर लगातार वो पैनी दृष्टि बनाए रखे और तब तक जो है उनका पीछा नहीं छोड़ा जब तक जो ये सारे राष्ट्र जो है आज़ाद नहीं हो गए या स्वतंत्र नहीं हो गए, पर जो है साम्राज्यवाद से मुक्त नहीं हो गए। और नस्ल भेद और रंग भेद की नीति का उन्होंने पुरजोर विरोध किया। इस मंच के सदस्यों ने मिल करके खास करके अफ्रीका में, खास करके साउथ अफ्रीका का जो रिजीम था जहाँ रंग भेद की नीति अपनाई जा रही थी, उसका सामूहिक रूप से जो है विरोध किया और अंततः वहाँ अपार्थाइड रिजीम को समाप्त करने में जो है उन्हें सफलता मिली। तो अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उन्होंने रंग भेद की नीति का, नस्ल भेद की नीति का लगातार विरोध किया है और आज भी विरोध कर रहे हैं। और ये जहाँ कहीं भी ऐसी समस्या आती है वो इसका विरोध करते हैं। और इस तरह से हम कह सकते हैं कि विश्व शांति को स्थापित करने में, आपसी सहयोग को बढ़ावा देने में, आपसी सहयोग या तो समस्याओं के समाधान के लिए हो या ये समस्याएं चाहे सामाजिक हों, चाहे आर्थिक हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे जो है बॉर्डर कॉन्फ्लिक्ट्स हो, इस सभी प्रकार की समस्याओं को आपसी सहयोग से सुलझाने के लिए और विश्व शांति को बनाए रखने के लिए जो प्रयास इन्होंने किए हैं वो अत्यंत सराहनीय हैं। और इनकी जितनी भी
प्रशंसा की जाए कम है। ये एक बड़ी सफलता गुट शिक्षा आंदोलन की है कि उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो है जो जिस उद्देश्य को लेकर चले थे उस उद्देश्य को जो है बहुत हद तक पाने में उन्हें सफलता मिली है, और उसमें से विश्व शांति की स्थापना उसमें से एक है। तो ये पक्ष है सफलता का कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को कितनी सफलता मिली है। लेकिन ऐसा नहीं है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन को केवल सफलताएं मिली, बल्कि विफलताओं की भी एक लंबी फहरिस्त है, एक लंबी सूची है। सबसे पहले तो ये कहा जाता है कि 1990 के दशक जब गुट समाप्त हो गए तो इसकी कोई आवश्यकता ही नहीं, ये वह अप्रासंगिक हो गया। जो क्रिटिक्स हैं वो कहते हैं कि पहले भी प्रासंगिक नहीं था, पहले भी इसकी कोई आवश्यकता नहीं थी। जब संयुक्त राष्ट्र संघ था, संयुक्त राष्ट्र संघ जैसा मंच था, तब गुटनिरपेक्ष आंदोलन के मंच की कोई आवश्यकता थी ही नहीं, इसका कोई मतलब था ही नहीं। तो पहली आलोचना की जाती है कि इसकी कोई प्रासंगिकता न तो पहले थी और अब तो बिल्कुल ही अप्रासंगिक हो गया है, क्योंकि जब गुट ही नहीं है तो गुटनिरपेक्ष का अर्थ ही नहीं। दूसरी बात कहिए कि यह अव्यवहारिक नीति है। हमेशा भारत में भी, भारत के भीतर भी एक चीज उठती रही कि ये व्यवहारिक नीति नहीं है, क्योंकि ऐसा देखा गया कि यूरोप या जापान जैसे राष्ट्र द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान बिल्कुल बर्बाद हो गए, आर्थिक रूप से भी बिल्कुल नष्ट हो गए, उनकी सारी इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट जो है वो जो है समाप्त हो गई। उसके बावजूद भी वो एक गुट के साथ रहे, और उस गुट के साथ रहने के कारण उन्हें जो है पूंजी और तकनीक की सहायता उपलब्ध हुई, जिसके कारण वो तेजी से वो आर्थिक विकास की सीढ़ियाँ चढ़े और उन्होंने बहुत थोड़े समय में अपने आप को फिर विकसित राष्ट्र की श्रेणी में ला खड़ा किया। यदि वो किसी गुट में शामिल नहीं होते, यदि वो प्रॉपर गुट के साथ नहीं होते, तो शायद उन्हें अपने पुरानी अवस्था को प्राप्त करने में इतनी तेजी से सफलता नहीं मिलती। इसी को आधार बना करके ये आक्रमण किया जाता है कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन के जो राष्ट्र थे उन्होंने जो ये अपनाया वो अव्यवहारिक थी, इसका व्यवहारिक पक्ष बहुत कमजोर था। आप दोनों महाशक्तियों से, जिसके पास पूंजी है, जिसके पास तकनीक है, उससे अलग होकर के आप जो है अपने आप को विकसित नहीं कर सकते थे, इसलिए व्यवहारिक नीति नहीं थी यह आलोचना। तो यह अव्यवहारिक नीति की पालना थी। तीसरी चीज, सुरक्षा हेतु उचित नहीं थी। मतलब जब दोनों जब संसार दो भागों में बटा हुआ था और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको किसी न किसी एक पक्ष में जाना पड़ता, तो ऐसी अवस्था में आपको गुटों से अलग रख करके आप सुरक्षित नहीं रह सकते थे। और इसके बारे में ये आलोचना की जाती कि चाहे इंडिया पाकिस्तान का एग्जाम्पल लें, जब 1971 में जो है युद्ध हुआ, तब एक और भारत को सोवियत संघ का सहारा लेना पड़ा और अमेरिका तो पाकिस्तान के साथ हमेशा से था ही। इसलिए सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए आपको जो है महाशक्तियों के पास जाना ही पड़ा। इसका यह मतलब था कि सुरक्षा हेतु ये उचित नीति नहीं थी। सुरक्षा तो इसी में था कि आप किसी न किसी जो है गुट में शामिल हो जाते। चौथी आलोचना की जाती है कि पर्याप्त आर्थिक शक्ति का अभाव था। आपकी समस्याएं बहुत गंभीर थी। सभी राष्ट्र जो उपनिवेशवाद से निकले थे, उपनिवेशवाद की मार झेल करके निकले थे, उनके द्वारा जो आर्थिक स्तर पर जो दोहन किया गया था, उसकी विकृति इतनी विद्रूप थी, इतना बिगड़ा हुआ उसका चेहरा था आर्थिक व्यवस्था कि उसको संवारने में आपको बहुत श्रम की आवश्यकता थी। श्रम के साथ साथ तकनीक और पूंजी की आवश्यकता थी। श्रम तो आपके पास उपलब्ध था, परंतु तकनीक और पूंजी आपके पास उपलब्ध नहीं थी। ऐसी स्थिति में यह जो नीति थी वह आपके राष्ट्रहित के अनुरूप नहीं थी। राष्ट्रहित की नीति ये कहती है कि आप अपनी समस्याओं का समाधान हेतु, अपने राष्ट्रीय हितों के संरक्षण हेतु आप जो है नीतियों का निर्माण करें, लेकिन आपने जो नीतियाँ गुटनिरपेक्ष की थी वो दोनों में किसी का साथ लेने की नहीं थी, या दोनों का साथ लेने की थी, जो शायद मुश्किल था, संभव नहीं था। इसलिए भी इसकी आलोचना की जाती है कि पर्याप्त आर्थिक
शक्ति के अभाव के कारण अब अपनी समस्याओं का समाधान करने में सक्षम नहीं थे, और ऐसी अवस्था में आपके लिए ये नीति उचित नहीं थी। पांचवी आलोचना की जाती है कि आपसी फूट, झगड़े और तनाव के कारण ये खुद ही जो है अपने वेट से कोलैप्स करने की स्थिति में। जिस भी क्षेत्र में आप जाएं, सभी गुटनिरपेक्ष राज्य अपने ही जो है इस मंच के दूसरे राष्ट्र के साथ उनका विवाद है, उनके साथ उनके बॉर्डर डिस्प्यूट्स हैं या अन्य प्रकार के डिस्प्यूट्स हैं, कोई एथनिक डिस्प्यूट्स हैं, और लगातार जो है इसके बीच संघर्ष, तनाव चलता रहता है। और इसके कारण आप लगातार दूसरे देशों से हथियार इकट्ठा करके अपने आप को सशक्त बनाते रहते हैं, सुसज्जित करते रहते हैं, और गुटनिरपेक्ष मंच जो है इसमें किसी भी प्रकार से उन राष्ट्रों की सहायता करने में सक्षम नहीं है। तो ये निश्चित रूप से इसका कोई अर्थ नहीं है इस आंदोलन का। ऐसे बहुत सारे जो गुटनिरपेक्ष पर गुटनिरपेक्ष आंदोलन के राष्ट्रों पर आक्रमण हुए तो लोगों ने चुप्पी साध ली, उनका अस्तित्व खतरे में पड़ा, लोगों ने चुप्पी साध ली और उन्होंने अपने हितों के वशीभूत जो है कुछ भी कहना उचित नहीं समझा। एक और आलोचना की जाती कि अवसरवादी आंदोलन था। यह अवसरवादी आंदोलन इस प्रकार था कि आप जो है दोनों गुटों से जो है सहायता प्राप्त करना चाहते, दोनों गुटों के साथ रहना चाहते थे, जैसा अवसर मिलता वैसा आप बुलाना चाहते थे। दोनों महाशक्तियों के बीच जो अविश्वास है उसका फायदा उठाना चाहते थे। ये अवसरवाद की नीति थी, ये कोई अच्छी नीति नहीं थी, अवसरवादी था। आपको अवसर मिले किसी सहायता लेने की, उधर चले जाएं, या मिले तो उधर चले जाएं, जो आपको दे आप उसकी तरफ हो जाएं। ये अवसरवादी आंदोलन था। एक आलोचना की जाती कि इसकी कोई दिशा नहीं थी, दिशाहीनता है, किधर जाना चाहते हैं, कहाँ जाना चाहते हैं, कुछ पता नहीं है, कोई रास्ता आपके लिए उपलब्ध नहीं है। आप केवल स्पेकुलेशन पर हैं कि आप जो है किसके साथ जाएंगे वो तैयार होंगे कि नहीं होंगे, आपकी कोई निश्चित प्रकट नीति नहीं है। आप एक मुद्दे पर एक समय में जो मत बनाते हैं दूसरे समय में वो बदल जाता है। और दिशाहीनता का पैमाना यह था कि 1979 में जब सोवियत संघ ने अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया, तब जो हवाना, क्यूबा जैसे राष्ट्र या भारत जैसे राष्ट्र ने जो है उसकी निंदा करना भी स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि उनके पक्ष उसके साथ थे। तो इसका कोई दिशा नहीं थी। आदर्शवाद का पिटारा भी कहा जाता है। ये केवल कहने की बातें हैं कि हम स्वतंत्र होना चाहते हैं, सुरक्षित रखना चाहते हैं, हम दोनों से सहायता, ये जो है कहने के लिए सारी बातें ठीक थी, लेकिन वास्तविकता के धरातल पर इसका कोई अर्थ नहीं था, वास्तविकता के धरातल पर इसका कोई मतलब नहीं था। आदर्शों से जो है यथार्थ नहीं प्राप्त किए जा सकते, आदर्शों से आर्थिक विकास प्राप्त नहीं किए जा सकते, आदर्शों से आर्थिक समस्याओं का समाधान नहीं ढूंढा जा सकता, आदर्शों से राष्ट्र की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं की जा सकती। इसलिए केवल अवसर ये आदर्शवाद का पिटारा था कि हम संसार में स्वतंत्र रहते हुए सभी मुद्दों पर स्वतंत्र निर्णय लेंगे। ये सब जो है कोई आदर्शवादी बकवास थी। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई निर्णायक परिवर्तन भी नहीं हुआ। निरपेक्ष आंदोलन के बनने और उसके लगातार चलने तक अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में कोई दिशा मिली, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति को कोई जो है महत्वपूर्ण, अत्यंत महत्वपूर्ण कोई बदलाव आया हो, ऐसा कभी नहीं देखा। निरपेक्ष आंदोलन बना, परंतु यह आरंभ से ही एक निष्प्रभावी जो है आंदोलन रहा, एक निष्प्रभावी संगठन रहा। इन्होंने कभी भी अपने ही सदस्यों के संघर्ष या अपने ही सदस्यों के विवाद, सदस्यों के तनाव में भी कभी महत्वपूर्ण भूमिका नहीं निभा सका, दूसरे के संदर्भ में तो बात दूर की। तो इस तरह से गुटनिरपेक्ष आंदोलन की विफलताएं भी की भी लिस्ट बहुत लंबी है। इस तरह हम जो है, लेकिन एक बात विफलताओं के बावजूद भी हम कह सकते हैं कि गुटनिरपेक्ष आंदोलन जो है वो निरर्थक नहीं है। आज भी उसकी उपयोगिता है, और उपयोगिता और प्रासंगिकता का प्रमाण है कि वो आज भी जीवित है, आज भी उसके
उसकी सदस्य संख्या बढ़ रही है और उसकी मीटिंग निरंतर जारी है। धन्यवाद। आज इतना ही।